नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेहद ही संवेदनशील मामले के ऊपर कि आखिर जोशीमठ जैसे शहर के प्रलय की स्थिति या फिर शहर की धँसने की स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई। जोशीमठ से मेरा प्रेम काफ़ी पुराना रहा है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो पीछे आपको कई सारे जो है कि औली और अन्य स्थानों के जोशी के मठ के कई सारे वीडियोज़ भी कई साल पहले के दिख जाएंगे। एक तरह से जोशीमठ की जो स्थिति है वह हमारे धार्मिक मूल्यों के साथ भी जुड़ती है, वह हमारे रक्षा मूल्यों के साथ भी जुड़ती है। वह देवभूमि का अगर हम लोग उसे एंट्री पॉइंट कहें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो आप जोशीमठ जाते हैं। अगर आप सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप जोशीमठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो वैली ऑफ फ्लावर है उसका भी रास्ता जोशीमठ होके जाता है। लेकिन आज जोशीमठ चर्चा में है कि 500 से ज़्यादा घर वहाँ पे बिल्कुल जो है कि वो टूट फूट रहे हैं, घर लगातार जो है कि नीचे धंसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जोशीमठ की जो आज ये स्थितियाँ हुई हैं वो आज अचानक से नहीं हुई है। ये इन स्थितियों के लेके एक कमेटी बनी थी, एनसी मिश्रा कमेटी। वो कमेटी ने 1975-76 में रिपोर्ट दिया था। तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जोशीमठ एक बेहद ही संवेदनशील स्थान पे है। असल में अगर हम लोग देखें तो जो हिमालय के जो ऊपर के क्षेत्र हैं वो बहुत ही संवेदनशील बिंदु वाले जगह हैं। इसलिए एनसी मिश्रा ने कहा था कि वहाँ पे जो सड़कें बननी चाहिए वो ब्लास्ट के माध्यम से नहीं बननी चाहिए, सड़कें जो है परंपरागत कटिंग के माध्यम से बननी चाहिए। लेकिन एनसी मिश्रा कमेटी के सिफारिशों को तो देखिए, उन्होंने कहा ब्लास्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखेंगे जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों को, तो जोशीमठ के आसपास जो है कि अभी ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, उसके लिए जो है कि वहाँ पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त आसपास में भारी संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उसके जो टनल्स बनाए जा रहे हैं उसके लिए जो है कि बार बार वो विस्फोट किए जाते हैं। तो इन सब कारणों से जो एनसी मिश्रा ने जो चीज़ के लिए मना किया था 1975-76 में, उसको कभी किसी सरकार ने नहीं माना, बल्कि उस आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार जो है कि वहाँ पे विस्फोट की स्थितियाँ बनी हुई रहीं। देखिए, 2-3 चीज़ जोशीमठ को लेकर स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर जोशीमठ है कहाँ पे। जोशीमठ एक मोरैन के ऊपर है, बसा हुआ शहर है या बसा हुआ कस्बा है। अब कहते हैं कि भाई मोरैन क्या है। मोरैन एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ग्लेशियर का मलबा के ऊपर स्थित है। तो फिर आप सबों का प्रश्न होगा कि जोशीमठ में तो ग्लेशियर नहीं है, वहाँ पे फिर ग्लेशियर का मलबा कैसे है। देखिए, जोशीमठ में जो एक समय में अगर हम लोग पुराने स्थिति में जाएंगे तो वह कभी न कभी ग्लेशियर रहा होगा। और ग्लेशियर तो वो धीरे धीरे पीछे चला गया, यानी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियां आई ग्लेशियर पीछे खिसकते चले गए। लेकिन ध्यान रहे, ग्लेशियर पीछे गया है, ग्लेशियर का मलबा जो जिसको मोरैन कहते हैं वो पीछे नहीं गया है। तो उसी मोरैन के सतह के ऊपर जोशीमठ का पूरा शहर, पूरा का पूरा कस्बा बसा हुआ था। एक पहले से ही संवेदनशील स्थिति में थी। अगर हम लोग देखें भूगर्भिक दृष्टि से तो वैसे भी जो 2500 मीटर से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में गिनती होती है उसकी। पैराग्लेशियल जोन बोलते हैं उसे। पैराग्लेशियल जोन मतलब पहले वहाँ पे कहीं न कहीं ग्लेशियर थे जो अब नहीं है। क्योंकि देखिए, 2500 मीटर का जो ऊंचाई का क्षेत्र है अभी भी वो स्नो लाइन है, यानी कि ठंड के समय में वहाँ पे स्नो लाइन की स्थितियाँ आती हैं, गर्मी के समय में वो स्नो लाइन वहाँ पे नहीं होता है। तो वो स्नो लाइन से ऊपर की स्थिति में आप कैसे इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं जो बिल्कुल संवेदनशील जगह पे मौजूद है। ये स्थितियाँ देखिए, हम लोग अभी जोशीमठ की चर्चा जरूर कर रहे हैं। आज खुद जो है कि अभी इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जो है वो जोशीमठ में है। जोशीमठ में जो है कि मैंने पहले ही बताया कि 500 से ज़्यादा मकान जो है कि वो बिल्कुल उसमें भारी दरारें आ गई हैं। वहाँ पर जिला प्रशासन ने तमाम रोक लगा दी हैं पिछले कुछ दिन पहले से ही कि किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। ना तो वो सेना से संबंधित निर्माण कार्य होंगे, ना तो अभी हाईवे से संबंधित निर्माण कार्य होंगे, ना ही वहाँ पे जो है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित निर्माण कार्य होंगे। वो सारे निर्माण कार्यों के ऊपर वहाँ पे रोक लगाया जा चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन या सरकारें इतने आखिरी समय में क्यों जगती हैं, जब जोशीमठ जैसा शहर एक तरह से कहीं न कहीं अपने कब्रगाह की ओर अग्रसर हो चुका है। परसों भी वहाँ पे भगवती माँ का एक मंदिर जो है वो धंसते हुए जो है कि ढह गया है। ये बड़ी ही दुखद स्थितियाँ हैं।
और ये दुखद स्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि प्रशासन उससे अनभिज्ञ था, उससे जो है कि सरकार अनभिज्ञ थी। 75-76 की रिपोर्ट है, उसके अलावा आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट है। अगर आप वहाँ पे धँसान क्यों हो रहा है, जोशीमठ क्यों धँस रहा है, अगर उससे संबंधित सरकारी रिपोर्ट खोजेंगे तो वो रिपोर्टों की संख्या सैकड़ों में है, 1-2 नहीं है, वो सैकड़ों की संख्या में है। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार जो है कि चेतावनी जारी कर रहा होता है, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी जारी करते रहते हैं और तमाम लोग जो उसकी अवहेलना कर रहे होते हैं। जब सरकार से पूछा जाता है कि आखिर सरकार पहले ही एक्टिव क्यों नहीं हुई वहाँ पे, तो सरकार के तर्क क्या होते हैं कि लोगों ने तो बहुमंजिला इमारतें खुद ही वहाँ पे बना के रखी है, तो वहाँ पे जो आज ये स्थितियाँ आई हैं, उस स्थान पे जो क्षमता से अधिक जो भार हो गया है, उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, बल्कि सरकार वहाँ पे खुद वहाँ के लोकल लोगों को दोषी मान लेती है। लेकिन क्या इससे सहमत हुआ जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। आखिर अगर वहाँ पे बहुमंजिली इमारतें पहले से बन रही थी, तो फिर कैसे बन रही थी? जोशीमठ में ये स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हो रही थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, अभी अगर हम लोग देखें 2021 फरवरी में विष्णुगढ़ जल विद्युत तपोवन परियोजना, एनटीपीसी का परियोजना है, वहाँ पे एक तरह से हादसा की स्थिति हुई थी और उस हादसे में 200 लोग मारे गए थे। अगर आप जोशीमठ के लोगों से पूछे तो उनका मानना ये है कि उस हादसे के बाद टनल में जो पानी जमा हुआ था, वही उसी जमा पानी का अब रिसाव हो रहा है और जोशीमठ शहर धंस रहा है। ये तो वहाँ के लोगों की एक तरह से उन लोगों की जो स्थानीय लोग हैं और जो स्थानीय वैज्ञानिक हैं वो मान रहे हैं। जोशीमठ एक शहर की स्थिति में ये घटना है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में यही स्थिति बनी हुई है। 2013 का अगर हम लोग देखते हैं केदारनाथ त्रासदी, उस त्रासदी का क्या कारण था? केदारनाथ त्रासदी के लिए भी जिम्मेवार यही स्थितियाँ थी। केदारनाथ भी एक तरह से ग्लेशियर वाले स्थिति में खड़ा एक जगह है, वहाँ पे लोगों की जो है कि संख्या जो है कि कंट्रोल वे में होनी चाहिए। आप देखिए पर्यटक भारी संख्या में वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं, फिर उनके लिए बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं। तो वही जो बहुत ज़्यादा जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दोहन की स्थितियाँ बनती हैं, वो स्थितियाँ बिगाड़ देती हैं। दूसरी स्थिति की वही क्लीन एनर्जी चाहिए। बिल्कुल क्लीन एनर्जी का समर्थन हर कोई करेगा कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, लेकिन मुख्य सवाल ये उठता है कि हमें क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी किस कीमत पे चाहिए, हम कितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आज हिमालय में स्थिति यह है, हर 10-10, 20-20 किलोमीटर पे छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खोल दिए गए हैं। तो क्या उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो ग्रीन एनर्जी देने के लिए है, या फिर गंगा माँ जिसके तट पे मैं खड़ा हूँ, जिसके गोद में मैं खड़ा हूँ इस समय, उसके संसाधनों का जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके चंद लोग दोहन कर सकें, क्या ये अभिप्राय है इसका? क्योंकि तमाम चेतावनी, तमाम वैज्ञानिकों के चेतावनियों को दरकिनार करके ऐसे हादसों को एक तरह से प्रयास होता है कि वो कुदरती हादसे हैं, उसको मेड एक तरह से हादसा नहीं बताया जाता है। डिजास्टर उसको कुदरती हादसा बता के सरकारें पल्ला छुड़ाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये कुदरती हादसे नहीं है। कुदरत तो संकेत देती है कि आप इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। अब आप बताइए कि अगर ठंड के समय में बद्रीनाथ धाम बंद है, भी केदारनाथ धाम बंद है, गंगोत्री बंद है, यमुनोत्री बंद है, तो फिर हमें ऑल वेदर रोड की इस रूप में ज़रूरत क्यों है? ऑल वेदर रोड और हमारी धार्मिक मान्यताएं, उसके भीतर ही कहीं न कहीं एक तरह से विरोधाभास की स्थिति हम लोग देखते हैं। हाँ, अब लोग तर्क देंगे इसमें कि हमारी सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं और इसलिए हमें ऐसे ऑल वेदर रोड की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी वर्ष में बरसात में मैं गया हुआ था और बद्रीनाथ हाईवे कम से कम एक जगह नहीं 200 से 300 जगह पे लैंडस्लाइड के कारण बंद था। तो आपका ऑल वेदर रोड तो आपका बरसात में बंद रहता है, तो आप अगर इस प्रकार से किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो फिर उसमें सेना की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? केदारनाथ त्रासदी के समय में हम लोगों ने देखा था, वही सड़कें उस समय भी सर्वाइव कर सकी थी जो हमारे प्रकृति अनुकूलित सड़कें थीं। बाकी तमाम जो सड़कें थीं वो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उस समय जब तमाम पत्रकार जा रहे थे तो वही प्रकृति अनुकूलित सड़कों के माध्यम से वही संपर्क लाइन बना हुआ था। ये इस प्रकार की सड़कें हमारे लाइफ लाइन की हिस्सा नहीं थी उस समय वहाँ पे जुड़ने के लिए लोगों के साथ। तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये संकेत मिले थे केदारनाथ त्रासदी से, या फिर जो संकेत मिले थे 2021 में विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। और देखिए विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन संचालित कर रहा है? एनटीपीसी संचालित कर रही है उसको। एनटीपीसी जो कि तापीय विद्युत के लिए जानी जाती है, यहाँ पे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप 2500 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं
और तमाम संवेदनशीलता के मानकों का आप उल्लंघन करके बना रहे हैं, इसकी अनुमति कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस प्रकार दे रहा है? ये आरोप किसी एक सरकार के ऊपर नहीं है। तमाम सरकारें वहाँ पे रही हैं, बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन ये स्थितियाँ आई हैं अगर हमारे सरकार के लोग जिस तरह से आज पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे गए हुए हैं, आज तमाम आदेश दिए गए हैं, आदेश है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन को रोकने वाली स्थितियाँ, ये आदेश अगर पहले दे दिए गए थे तो आज जोशीमठ की ये स्थिति नहीं होती। जोशीमठ को अगर आप देखें कैसा शहर है वो, शंकराचार्य द्वारा बसाया हुआ हमारा एक तरह से शहर है वो। तो धार्मिक मान्यता देखिए, आज बद्रीनाथ में भगवान बद्री नहीं है, भगवान बद्री कहाँ विश्राम कर रहे हैं? भगवान बद्री इसमें जोशीमठ में विश्राम कर रहे हैं। वो जोशीमठ इसमें बर्बादी के कगार पे। शंकराचार्य का जो मंदिर है वो जो है कि उसमें भी दरारें पड़ी हैं। तो तमाम जो बड़े बड़े स्थान हैं वो वहाँ पे जो है कि दरारें दिख रही हैं। दूसरा चीज़, जोशीमठ शहर की आवश्यकता आपके रक्षा के लिए भी है। जोशीमठ को आपको बचाना पड़ेगा, सेव जोशीमठ करना पड़ेगा। क्यों? आप नीति दर्रा में चीन के क्या हलचल हो रहे हैं, आप जोशीमठ से नज़र रखते हैं। माना दर्रा में क्या हलचल हो रहे हैं, आप जोशीमठ से नज़र रखते हैं। तमाम और अन्य स्थानों पे भी आप नज़र, जो चीन की कई गतिविधियां वहाँ पे होती हैं वो जोशीमठ से नज़र रखते हैं। तो आपको रक्षा के लिए और देश के रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मान्यताओं के लिए जोशीमठ जैसे शहरों को आपको बचाना पड़ेगा। मैं गांधी जी का एक वाक्य कहूँगा जो गांधी जी कहते थे, प्रकृति हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लोभ को नहीं। इन सब मामलों में जो हम लोगों की स्थिति है, जो इंसानी गतिविधियां हैं, वो आवश्यकता आधारित होती तब तो ये समस्याएं नहीं आती। लेकिन अति संवेदनशील स्थिति में हम आवश्यकता पे नहीं जाते हैं, हम लोभ के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। लोभ के कारण केदारनाथ का हादसा, लोभ के कारण एक तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि जोशीमठ शहर जो है वो धंसने के कगार पे है। आप सोच के देखिए, इसमें भीषण ठंड की स्थिति है। जोशीमठ आप जाएंगे, एक अच्छा खासा बड़ा कस्बा है वो, वहाँ के हज़ारों लोग जो जिनकी आबादी है, अब तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उन लोगों को सुरक्षित, उनका सही ढंग से पुनर्वास किया जाए, उनको पुनर्वास की सुविधाएं मिले। साथ ही साथ जो नया कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे भी उनका पुनर्वास हो, वो प्रकृति फ्रेंडली हो। और आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से आपको विकास करना है। देखिए, आप एक तरह से ऑल वेदर रोड बनाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, विकास करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जब विकास का काम आप करते हैं तो आपको अपने वैज्ञानिकों से, जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने काफ़ी गहन रिसर्च किया है वहाँ पे, उनके रिपोर्ट का आपको ध्यान रखना चाहिए। अरे जो भूगर्भ विज्ञान के जो बड़े जो पितामह थे, जिनको कि उनके पुस्तक को भारत में हिमालय के मामले में बाइबिल माना जाता है, उन लोगों ने तो 1935-36 में कह दिया था कि ये पूरा क्षेत्र संवेदनशील है। तो 35-36 से जब उस किसी क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया, 1975-76 में संवेदनशील घोषित किया गया, आज 2012 में वो शहर धंसने के कगार पे है, तमाम लोगों के इस मामले में संज्ञान रहते हुए। इसका मतलब है कि जानते बूझते हुए, ये तो यूँ बात हुई कि हाँ सिगरेट पे लिखा हुआ होती चेतावनी के रूप में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी लोग सिगरेट पिए चले जाते हैं। ये नज़रिया प्रकृति के प्रति आप रखेंगे, दोहन का नज़रिया, तो बड़ी मुश्किल परिस्थिति होगी। आप जोशीमठ आप नहीं बचा सकते हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का व्यवहार, प्रकृति के प्रति जो है कि एक तरह से संरक्षण का व्यवहार, वही इसी प्रकार का व्यवहार जोशीमठ को बचा सकता है। बाकी मैंने पहले ही कहा है कि माँ गंगा है, अलकनंदा नदी की तरफ जोशीमठ जो है वो खिसक रहा है। एक तरह से जो तमाम घटनाएं घट रही हैं वो गंगा बेसिन में ही ये घटनाएं घट रही हैं। गंगा संकेत देती है, प्रकृति संकेत देती है, लेकिन अगर आप उन संकेतों को नहीं मानेंगे तो फिर प्रलय के लिए मनुष्य को, इंसान को तैयार रहना होगा।